वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे जीएस पेपर फर्स्ट का जो आर ओ का पेपर हमने कल सॉल्व किया था, टेस्ट नंबर 5। तो उसमें हमने कुछ इश्यूज थे, तो 29 तक हमने सॉल्व किया था। तो अब आज हम 30 स्टार्ट करेंगे और पूरा पेपर सॉल्व करेंगे 140 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अक्टूबर 2023 में अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा जमे हुए वीर तथा भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के द्वारा भारत के पहले घोड़े के बच्चे का जन्म कराया गया, जिसका नाम क्या था? राजहिमानी, बादल, अंशुमाली या हिमराज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम था राजहिमानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो क्या है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पौर्जोलिक और लेटेराइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेटेराइट, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया है खनिज, दूसरी तरफ देश। तो चांदी का जो खनिज देश है चिली दिया है, अभ्रक है, अभ्रक का रूसी संघ, लौह अयस्क का मैक्सिको, तांबा का भारत। तो इसमें सही मिलान करना है। ठीक है, तो चांदी कहाँ पे पाई जाती है? चांदी का जो खनिज देश है वो कौन सा है? चांदी कहाँ पाई जाती है? चांदी पाई जाती है मैक्सिको में। तो चांदी से मिलाइए मैक्सिको को, ऑप्शन 3। और अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है भारत में। तो इसका अग्रणी उत्पादक राज्य जो है भारत है। और लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? रूसी संघ में पाया जाता है। तो ये दो। तांबा के लिए चिली प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा 4। तो चलिए इसका राइट आंसर मिला है पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक है, तो तटीय क्षेत्र मन्नार तट, केरल तट, उत्तरी सरकार तट और खंभात तट। तो भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका खंभात तट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 और 90। तो हमारे उसमें अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 34 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फेमिना मिस इंडिया 2023 की नंदिनी गुप्ता, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोशन, गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 एवगेनी मालोटेक, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला? आलिया मीर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है 35। तो इसका जो गोल्डन मैन पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार 2023 है एवगेनी मालोलेटक दिया है। तो यही आपका इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? वह दक्षिणी अमेरिका में एक मरुस्थल है। नेक्स्ट ऑप्शन, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो आटाकामा के बारे में दिया है, ये वह दक्षिणी अमेरिका में एक मरुस्थल है, तो ये भी सही है। और वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, यही बात आपकी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। और उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं, ये बात भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूची में कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें पेरिस और नगर और नदियाँ, तो पेरिस में कौन सी नदी है, किन्शासा में कौन सी है, बैंकॉक में कौन सी है, तो ये मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो पेरिस में कौन सी नदी है? पेरिस में शीन नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस का शीन नदी। और किन्शासा में क्या है? किन्शासा में पराग्वे नदी है। और बैंकॉक में चाओ फ्राया, बैंकॉक का चाओ फ्राया। और अंसियन क्या है? अंसियन में जायरे कांगो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का चौथा, दूसरे का पहला, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम दिए हैं और देश, किस देश में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया है, ये बताना है। तो विली विली और टैफू, बागियो, हरिकेन। तो चलिए मिलान करते हैं इसका। तो इसमें हो जाएगा विली विली। विली विली में कौन सा टाइफून आया है? तो विली विली में आया है, विली विली आया है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विली विली ऑस्ट्रेलिया। और टैफू कहाँ आया है? जापान में। बागियो फिलीपींस में। और हरिकेन यूएसए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? माओरी, मसाई, मायाज, बुशमैन। ये जनजाति हैं और कहाँ की जनजातियां हैं, कहाँ पे निवास करती हैं, ये सुमेलित करना है। इसमें जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है, क्या मसाई जाम्बिया में पाई जाती है, या फिर मायाज ग्वाटेमाला में पाई जाती है, बुशमैन कालाहारी में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मसाई जाम्बिया में नहीं पाई जाती, बाकी माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ये बात भी सही है। और मायाज ग्वाटेमाला में पाई जाती है, बुशमैन कालाहारी में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में किन राज्यों के किसानों के फसल वर्ष 2023-24 के लिए अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा किया है? तो कहाँ पे किया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, या झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, या फिर राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इसमें जो लाइसेंसी नीति है की घोषणा कहाँ कहाँ पे की गई है? तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में की गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोपाक नामा पुलिन कहाँ अवस्थित है? ब्यूनस आयर्स में, हवाई द्वीप समूह में, रियो डी जेनेरियो में, बेलेट्टा में। तो कोपाक बाना पुलिन, कोपाक बाना पुलिन कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन सी। ठीक है, कोपाक बाना पुलिन स्थित है रियो डी जेनेरियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ दिया पर्वत और सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें, अजैविक अवयव में जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हरे पेड़ पौधे हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? यहाँ अधिक वर्षा होती है, जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। नेक्स्ट ऑप्शन, इस क्षेत्र में विदेश तथा अतिक्रामक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई गई हैं। यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो इसका राइट आंसर बताएं। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उपयुक्त है? तो इसका जो सबसे उपयुक्त कारण है वो बताना है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो जाएगा? यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल भारत में किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, या फिर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, या फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। तो जल सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? तो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सहकारी पैनल द्वारा, या फिर UNEP द्वारा, या UNEP सचिवालय द्वारा, या फिर UNFCCC सचिवालय द्वारा, या तो फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो 45 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यह UNFCCC सचिवालय द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ठीक है, ये इसको कौन जारी करता, प्रवर्तित करता है? UNFCCC सचिवालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, और नेक्स्ट ऑप्शन है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट ऑप्शन है अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोन 1211, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें कौन सा जो एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 46 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म होता है ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं?
जो ये करते हैं तो ये कौन सा समुदाय जनजाति है? भूटिया या लेप्चा, गोंड और कारको, इरूला और तोड़ा, शहरिया और अगरिया। तो 47 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो ये करते हैं कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से जो महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। कौन करते हैं? गोंड और कोरकू करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंड और कोरकू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमलाई जैव मंडल रिजर्व में आते हैं? कौन कौन से आते हैं? अगस्त्यमलाई जैव मंडल रिजर्व में आते हैं। नेप्यार, पेपारा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मदनथुराई बाघ रिजर्व। नेक्स्ट ऑप्शन है मुदुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड वन्य प्राणी अभ्यारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट ऑप्शन है कौंडिन्य गुंडला ब्रह्मोत्सवम और पापीकोंडा वन्य प्राणी अभ्यारण्य और मुकुर्थी नेशनल पार्क, या फिर कावल और श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और नागार्जुन। तो इसमें अगस्त्यमलाई जैव मंडल रिजर्व में कौन कौन आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। ये आते हैं नेप्यार, पेपारा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कालाकड़ मदुनथुराई बाघ रिजर्व, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेनबार्थी और चंदलापुर गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। कहाँ पे स्थित है? 49 का जो आंसर हो जाएगा वो स्थित है तेलंगाना में। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो पेनबार्थी और चंदलापुर गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, ये तेलंगाना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, न्यूट्रोफिकेशन, एस्बेस्टोसिस। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है तो ये क्या नहीं है? न्यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन सी। और इसका क्या हो जाएगा? तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नदी जल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? क्या हो सकता है? नदी की लवणता में कमी हो सकती है, भौम जल में का प्रदूषण हो सकता है, या फिर भौम जल स्तर के नीचे चले जाना हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एपिको आंदोलन, जो पी हेगड़े इससे संबंधित है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन, SL बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर, शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। तो इससे रिलेटेड जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो शांत घाटी आंदोलन है यही आपका गलत हो जाएगा। जो बाबा आमटे दिया हुआ है ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जीवनी पुस्तक के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, चंद्रशेखर शुक्ल, मनमथ नाथ गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चंद्रशेखर आज़ाद जीवनी पुस्तक के लेखक हैं वो है मनमथ नाथ गुप्त, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? संस्थान दिया है एक तरफ केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कटक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
हैंडलूम टेक्नोलॉजी रायबरेली, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी मेरठ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके 54 नंबर का। तो इसमें जो राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय अमेठी दिया है यही सुमेलित है। ठीक है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में से इसमें जो दिए हैं सही अनुक्रम बताना है, इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र पहले, फिर जीवमंडल, फिर समुदाय, फिर जनसंख्या, या फिर जनसंख्या फिर जीव, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर जीवमंडल। फिर है जीव, समुदाय, जनसंख्या, जीवमंडल, या फिर दिया है जीव, फिर जनसंख्या, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर जीवमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का। तो आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सबसे पहले आता है जीव, फिर आता है जनसंख्या, फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र, फिर आता है जीवमंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। कौन से ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का क्षय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56। इस 56 का क्या हो जाएगा, इसमें जो दिया है ज्वालामुखी क्रिया और श्वसन और जैव पदार्थ का क्षय, यही कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं, कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 4, ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग का गठन फरवरी 2020 में किया गया था। नेक्स्ट दिया है, इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक विस्तारित कर दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कितने सही हैं 57 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग का गठन फरवरी 2020 में किया गया था और इसका जो कार्यकाल है 31 अगस्त 2024 तक विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। असीमा चटर्जी रसायन शास्त्री, कमल रणदेव दिवे, कोशिका जीव विज्ञानी, अन्नामणि भौतिक शास्त्री व मौसम वैज्ञानिक, दर्शन रंगनाथन क्वांटम भौतिकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें सुमेलित नहीं है तो ये दर्शन रंगनाथन क्वांटम भौतिकी जो दिए हैं यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। अनुच्छेद 320 निर्वाचनों का अधीक्षण, और फिर अनुच्छेद 320 में निर्वाचनों का अधीक्षण दिया है, जो सही ढूंढना है इसमें कौन सा सही है। और अनुच्छेद 317 में क्या लोक सेवा आयोग के कृत्य दिए हैं, या फिर अनुच्छेद 324 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में दिया है, या फिर अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में दिया गया है। तो 59 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सही इसमें कौन सा दिया है, अनुच्छेद 332 लोक सेवा आयोगों, सॉरी 332 में नहीं 323 में जो दिया है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन 323 में दिया है, ये आपकी बात सही दी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में दिया गया है, यही बात आपकी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, या फिर भारत के राष्ट्रपति को, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को।
या फिर भारत के प्रधानमंत्री को, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का त्याग पत्र होता है, किसे संबोधित होता है? क्वेश्चन नंबर 60, तो किसे होता है? भारत के राष्ट्रपति का जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश का जो त्याग पत्र होता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? अनुच्छेद 19 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। फिर नेक्स्ट दिया है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनुच्छेद 109 में कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ये बात गलत दी है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, क्योंकि ये बात गलत है। इसमें ये बात तो गलत दी है और ये आपकी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? ऑप्शन दिया है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत दिया गया है तो किस में दिया गया है? 62 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसी में प्रवृत्त किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार प्रावधान एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ स्रोत। तो मौलिक अधिकार वो कहाँ से लिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। क्या मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, या फिर आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो ऑस्ट्रेलिया से इसमें दिया गया है, यही बात आपकी गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए, ये भी बात सही है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई हैं, ये भी बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत को भाग 9 में दर्शाया गया है, नगर पालिका को भाग 9 का का में है, या फिर सहकारी समितियां भाग 9 का खा में है, अधिकरण भाग 10 में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का क्या हो जाएगा? जो सुमेलित नहीं है, तो जो अधिकरण भाग 10 में दिया गया है यही बात आपकी गलत है, क्योंकि पंचायत को भाग 9 में दर्शाया गया है, नगर पालिका को भाग 9 का का में है, सहकारी समितियां भाग खा में है 9 के, और जो अधिकरण दिया गया है अधिकरण भाग 10 में नहीं दिया गया है। भाग 10 में दल बदल से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, तो इसमें क्या दिया है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, सातवीं अनुसूची और आठवीं अनुसूची। तो तृतीय अनुसूची जो दिया गया है, तृतीय अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 65 नंबर क्वेश्चन का तृतीय अनुसूची में दिया गया है शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा।
और चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है, राज्यसभा के बारे में दिया गया है, स्थानों का आवंटन राज्यसभा में, तो ये चतुर्थ अनुसूची का हो जाएगा राज्यसभा। फिर सातवीं अनुसूची के बारे में क्या दिया गया है, सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की के विषयों की सूची दी गई है, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, चौथा। और आठवीं अनुसूची में क्या दिया गया है, आठवीं अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो चौथे का तीसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तृतीय अनुसूची में शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषयों की सूची दी गई है। और आठवीं अनुसूची में भाषाएं दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है, तो बेरुबारी विवाद, के.एन. गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद या फिर केशवानंद भारती विवाद। तो इसमें किसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकारा गया है 66 नंबर में, तो इसमें जो केशवानंद भारती विवाद था इसी में स्वीकारा गया है। और फिर जो बेरुबादी विवाद आया है इसमें फिर अस्वीकार किया गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन या गैर वन क्षेत्रों में कोनोपकार्पस वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, गुजरात, केरल, असम, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार ने वन या गैर वन क्षेत्रों में कोनोकार्पस वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें कौन सा गलत देखना है। यह लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी मंजूरी 30 सितंबर 2023 को दी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68। इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत जो दिया है वही ये गलत दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी मंजूरी 30 सितंबर 2023 को दी गई है, यही बात आपकी गलत है। और यह लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है, तो ये भी बात सही है। और संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, ये भी बात सही है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है, ये भी बात सही है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित क्या क्या है ये बताना है। तो 69 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें धर्म में प्रचार करने का अधिकार है, ये बात अधिकार है। और इसके बाद सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का भी अधिकार दिया गया है, तो ये भी सही है। और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है, ये बात भी सही है। लेकिन जो धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये अधिकार नहीं दिया गया है, आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा का अधिकार। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का जो केंद्रीकरण है किसका उल्लंघन करता है? क्वेश्चन नंबर 70। तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसी का उल्लंघन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है और इसका कारण दिया गया है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या ए आर की सही व्याख्या करता है या दोनों क्वेश्चन सही हैं, दोनों ऑप्शन? तो इसका 71 का क्या हो जाएगा? संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ये बात सही है कि नहीं? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और फिर राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये बात सही है कि नहीं? तो इसका जो कारण है तो कारण सही है कि नहीं? ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट भी है कि हाँ कहाँ तक राष्ट्रपति अपना कार्य कर सकता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CH भाभा, सरदार बलदेव सिंह। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। किनका था जो भिन्न था? वो था सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन 4 नहीं होगा इसका जो इसमें सबके लिए बताया गया। इसे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर चुनना है तो कौन सा हो जाएगा? 72 में डी नंबर में तो इसमें केवल एक लोग का था, CH भाभा का था। ठीक है, जो इनका भिन्न था। बाकी जगजीवन राम का, राजेंद्र प्रसाद का और सरदार बलदेव सिंह का, इनका सबका एक था पोर्टफोलियो। और जो CH भाभा थे इनका पोर्टफोलियो अलग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 की शर्तों के तहत हुए थे। नेक्स्ट है, सरकार का मानना था कि रियासतें 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थीं। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2 या फिर 1 या 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का? 1 और 2 दोनों। 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 की शर्तों के तहत हुए थे और सरकार का मानना था कि रियासतें 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति या फिर संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। तो इसमें कूट कौन कौन से सही है? नीचे दिए गए कूट को इसमें लिखना है। सही उत्तर जो है कूट की सहायता से लिखना है इसमें। तो 74 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 74 राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें प्राक्कलन समिति है, ये भी होता है
और फिर लोक लेखा समिति ये भी होता है, और लोक उपक्रम समिति ये भी होता है। जो दिया है इसमें संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति होती है, ये ऐसी कोई समिति नहीं है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ABC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 में क्वेश्चन देखिए, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। राज्यपाल की व्यक्ति इच्छानुसार होता है, या फिर राष्ट्रपति के निर्णयानुसार, या फिर गृह मंत्रालय के निर्णयानुसार, या फिर इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये इस संबंध में क्या प्रावधान किया गया है? तो इस संबंध में जो प्रावधान है, इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा इसमें जो भी इसका निर्णय होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में लिखित संविधान है और इसका कारण है शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इसका क्या ए और आर दोनों सही हैं, या आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत में लिखित संविधान है, ये बात सही है, और शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, ये बात भी सही है। परंतु इसका जो स्पष्टीकरण है, ये एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लगाइए भारत में लिखित संविधान है क्योंकि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो ये बात बिल्कुल मैच नहीं कर रही, इसलिए ये सही तो है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्ग का योग 52 है तो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी? देखिए, इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याओं का योग और उनका योग कितना है? 10 है, तथा उनके वर्ग का योग 52 है। तो दोनों संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? तो आप इसमें ऑप्शन से देखिए, आप ऑप्शन से इसमें कर सकते हैं कि जैसे 2 संख्याएं 3 और 7 हैं, तो पहले इनका योग करिए तो 7 3 10 तो होता ही है, और फिर इनके वर्ग का योग 52 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको राइट आंसर इसका बताना है, आप इन्हें सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके इनका राइट आंसर देखिए। ठीक है, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 इनका भी योग 10 ही होता है, और इनकी जो वर्गमूल हैं इनके जो वर्ग हैं, वर्ग का योग कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो वो संख्याएं क्या हैं? 4 और 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, संख्या कौन सी है? जो अपने 20% से 20 अधिक है, तो ये कौन सी संख्या है? ये संख्या है आपकी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट भाषा में डेंट को 51 और लोट को 40 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में जो कूट दिया गया है, उसी कूट में कास्ट को किस रूप में लिखा जाएगा? तो कास्ट को किस रूप में लिखा जाएगा, ये बताना है आपको। चलिए बताइए। जैसे आप देखते हैं कि डेंट लिखा हुआ है, तो डी का जो स्पेस
जो डी का जो स्पेस नंबर होता है डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4 और ई का हो जाएगा 5 और एन का हो जाएगा 14 और टी का हो जाएगा 20 और इनको आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। ठीक है, और 43 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा। और इसी तरह आप लोड को देखिए, एल का नंबर हो जाएगा 12, ओ का हो जाएगा 15, ए का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4, तो इनका टोटल हो जाएगा 32। और 32 में उसमें आपने प्लस एड किया था, इसमें भी आप प्लस एड करिए तो इसमें प्लस एड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो और नीचे जो दिया है कास्ट में जैसे सी है, सी का हो जाएगा 3, ओ का हो जाएगा 15, एस का हो जाएगा 19 और टी का हो जाएगा 20, तो इनका टोटल हो जाएगा 47 और प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 65, 65 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इनका जो योग करेंगे, योग करने के बाद जितना आ जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इनका सबका नंबर निकालना है, नंबर निकालने के बाद इनको जोड़ना है, जोड़ने में सब में 8 प्लस करना है। 8 प्लस करने के बाद जितनी संख्या आती हैं, तो ये 3 का तो पहले आपने निकाल लिया और जो कास्ट है कास्ट का निकालना है, तो कास्ट में आपने क्या किया है 47 आया है, 47 में आपने 8 जोड़ा, 8 जोड़ने के बाद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो लुप्त संख्या ज्ञात करना है कौन कौन सी है। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या क्या है, 25, 26, 53, 160 और 641 और अगली संख्या आपको बताना है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, जैसे 25 दिया है तो 25 से 26 आएंगे प्लस 1 आया है और 26 का दोगुना आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 का दोगुना कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। और प्लस 1 करेंगे तो उसमें कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। इसी तरह जैसे 53 दिया है, 53 से अब प्लस 1 किए हैं आप, फिर इसके बाद गुणे 1 करके प्लस 1 किए हैं, इस तरह फिर गुणे 2 करके प्लस 1 किए हैं। अब इस बार क्या करेंगे गुणा 3 करके प्लस 1 करिए, तो 53 का 3 बार गुणा करिए और प्लस 1 जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 160। और 160 का भी 4 बार गुणा करने के बाद प्लस 1 बार जोड़िए, तो ये सीक्वेंस है गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1, फिर है 3 गुणे 3 प्लस 1, फिर गुणे 4 प्लस 1। अब इस बार क्या आ जाएगा तो गुणे 5 प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इसमें बताना है, तो जो 641 है, 641 का फिर गुणे 5 करके प्लस 1 करिए तो वही आपकी संख्या हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए आपको गुणा करेंगे तो 641 का जब गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 3205 आ जाएगा। और इसमें आप फिर प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3206 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3206। ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 में क्या है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई संख्याओं में स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखलाओं को पूर्ण करेगा। तो देखिए इसमें देखिए स्पेस दिया हुआ है, स्पेस दिया है, फिर दिया है आपका डी, फिर स्पेस, फिर बी ई, फिर स्पेस, फिर सी, फिर स्पेस, फिर ई, फिर डी, फिर स्पेस, फिर बी। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन जो लिखे हैं, ऑप्शन से आपसे इसमें देखिए ऑप्शन से इसमें बैठाइए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए जैसे स्पेस है और डी है, तो डी इधर आए हैं आपने देखा है, तो डी से पहले क्या है ई है, तो आप ई कर लीजिए, यहाँ पे ई डी कर लीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा बी कर लीजिए, बी के बाद क्या हो जाएगा बी, और बी के बाद बी ई दिया है, बी ई के बाद आप फिर बी करेंगे, फिर सी है और फिर सी है, डबल सी हो जाएगा यहाँ पे, डबल सी फिर ई बी। तो ये
इस तरह आप ऑप्शन से देखिएगा, तो ऑप्शन से देखने में आपको पता लग जाएगा। तो इसमें क्या भरना है, तो देखिए ई है, फिर डी है, और फिर सी भरेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई सी डी, ई सी डी बी सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 का दिया है, दी गई इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें त्रिभुज बताना है कि ट्रायंगल इसमें कितने दिए गए हैं। तो देखिए इसमें ट्रायंगल कितने दिए गए हैं। एक आप ट्रायंगल बनाएंगे तो जैसे आप यहाँ से एक यहाँ से ए बी सी एक ये हो गया, फिर यहाँ से बी सी डी एक ये हो गया, दो हो गए। और फिर इसके बाद आप यहाँ से बनाएंगे ए से लगा के, फिर यहाँ तक एक ये हो गया। तो कितने ट्रायंगल हो गए आपके यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। 6 के बाद हो गया आप, अब 6 के बाद अब कितने हैं, 6 के बाद बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बीच में जो दिया गया है ये आपका क्या दिया गया है, एक ये आपका रेक्टेंगल दिया गया है। तो इसमें कितने बनेंगे टोटल, सीधे सीधे देखिए 1 2 3 4 5, और ये रेक्टेंगल को आप इरेज करके जस्ट इमेजिन करिए तो एक ये हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, कितने 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1000 व्यक्तियों के प्रतिदर्श में उनके हिंदी अंग्रेजी एवं उनके ज्ञान का सर्वेक्षण किया गया। वह सर्वेक्षण परिणाम दिए गए आरेख में प्रदर्शित किए गए हैं। उन व्यक्तियों की संख्या का जो उक्त तीनों भाषाओं में से नहीं जानते हैं, उन व्यक्तियों का ज्ञान जो इन तीनों भाषाओं को जानते हैं, इनका अनुपात बताना है। तो जो हिंदी जानते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है, और जो उर्दू जानते हैं, तो इनका तीनों का अनुपात बताना है। तो कितना हो जाएगा 83 का। देखिए इसमें जो है दिया गया है, तीनों भाषाओं को जानते हैं तो कितने हो जाएंगे 175। ठीक है, और ये यहाँ से भी है, यहाँ से भी, यहाँ से 175 तीनों भाषाओं को जानते हैं। और 1000 है, और 170 प्लस 105 प्लस 180 और प्लस 175 प्लस 85 प्लस 78 और प्लस 200, इन सबको पहले जोड़ लेना है। जोड़ लिया तो टोटल आया आपका ये 993। 993 से ये कितने लोग हैं, कितनी संख्याएं हैं इसमें, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें संख्याएं कितनी हैं, 7 हैं। तो 1000 ये आपका टोटल आया है। टोटल से ये 993 आया है। 993 से 1000 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 7 आ जाएगा। ठीक है, और तीनों भाषाओं को जानने वाले कितने हैं, 175 लोग हैं। तो 7:175, तो आप इसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1/25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी 125 होगा ना, वो सॉरी 1/25 होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। SCD TEF और UGH, फिर दिया गया है WKL। तो इनका जो अक्षर लुप्त है, लुप्तों को बताना है बीच में। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो
यस से टी, यस से टी कितना हो जाएगा आपका +1, और सी से ई कितना हो जाएगा +2, ठीक है। और डी से एफ जाएंगे, अगर आप डी से एफ जाएंगे तो ये हो जाएगा +2। ये दो दो, पहले एक फिर दो फिर दो, इसका सीक्वेंस बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप देखिएगा कि यू लिखा हुआ है, यू से आप एक जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक बढ़ा के जाएंगे, यू के बाद क्या आता है वी, तो वी हो जाएगा। और फिर जी लिखा है, जी से आप इसमें 2 बढ़ाए हैं तो इसमें भी 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी के बाद आई हो जाएगा, जी एच आई हो जाएगा। फिर एच के बाद फिर 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच आई जे, तो यहाँ पे जे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका वी आई जे, 2 का बढ़ाएंगे ना। इसी तरह आप इससे भी मिला लीजिएगा, जैसे वी आई जे हो जाएगा तो वी से एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका डब्लू, देखिए डब्लू आ रहा है इसमें। फिर 2 इसमें बढ़ाए हैं तो इसमें भी 2 बढ़ाइए, तो आई के बाद क्या हो जाए जे के, तो के देखिए इसमें है। और इसी तरह जे है, जे है, जे के बाद 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा के एल, तो इसमें एल आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वी आई जे, ठीक है, वी आई जे। इसका जो विलुप्त है ये विलुप्त संख्या हो जाएगी वी आई जे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी जे की पुत्री है, टी है तो वो किसकी पुत्री है, टी पुत्री है जे की, टी पुत्री है जे की, और जे एस का भाई है, जे जो है ये भाई है किसका, एस का भाई है, एस पी की माता है, जो एस है वो पी की माता है। हाँ तो इसको बताना है टी पी से किस प्रकार संबंधित है, जो टी है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका बेटे का बेटा है तो क्या हो जाएगा, पोता ही तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं टी जे की पुत्री है, अच्छा टी जो है वो जे की पुत्री है, और जे एस का भाई है, जो जे है एस का भाई है, और एस पी की माता है, जो एस है वो पी की माता है। अच्छा तो टी किस प्रकार पी से संबंधित है, टी पी से संबंधित किस प्रकार है, तो देखिए ये जो माँ है, माँ का जो भाई है वो हो गया मामा, और मामा का जो, मामा की जो माँ है वो क्या हो जाएगी, माँ है, माँ का भाई है मामा, और मामा की जो बेटी है वो क्या हो जाएगी, मामा की बेटी हो जाएगी आपकी मेरी बहन, तो ये क्या हो जाएगा मेरी बहन, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चचेरी मेरी बहन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं आप। ये डायरेक्शन से रिलेटेड है तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। आर्यन पश्चिम की ओर मुंह करके, आर्यन है एक लड़का और वो पश्चिम की ओर मुंह करके, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और वह पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और दाईं ओर चलता है, दाईं ओर चलने के बाद 20 मीटर चलता है, और फिर वह बाईं ओर 10 मीटर जाता है, 20 मीटर जाता है वो दाईं ओर, और फिर 10 मीटर जाता है बाईं ओर, मुड़ जाता है, चलता है। वहाँ से फिर वह 7 मीटर उत्तर की ओर चलता है, और 7 मीटर कहाँ जाता है, 7 मीटर उत्तर की ओर चल देता है, ये चल दिया उत्तर की ओर चल देता है, और फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, 10 मीटर वो पश्चिम की ओर चला, 10 मीटर फिर से पश्चिम उत्तर गया था और फिर पश्चिम 10 मीटर चला,
और फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, वह अपने वास्तविक स्थान से किस दिशा में जा रहा है। पहले वो पश्चिम की दिशा में खड़ा था मुँह करके, और अब वो उत्तर की दिशा में जा रहा है, तो वास्तविक आरंभिक स्थान क्या हो जाएगा उसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि पश्चिम में था और उत्तर की ओर वो डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई कोलकाता मैंगलोर के मध्य एक संबंध है, निम्नलिखित में से उसी प्रकार इनसे संबंधित है। तो मुंबई का संबंध कोलकाता से है, और कोलकाता का जैसे है उसी तरह मैंगलोर का संबंध किससे है। ठीक है, तो जो ये मुंबई है, मुंबई जो महाराष्ट्र में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और मंगलोर जो है वो कर्नाटक में है। तो इनके ये तटीय क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, मंगलोर कर्नाटक तटीय क्षेत्र है, और इसी प्रकार कोचीन केरल के तटीय क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछ क्या रहा है। हाँ, उसी प्रकार उनसे संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, मैंगलोर के मध्य संबंध है। अच्छा, मुंबई कोलकाता मैंगलोर के मध्य संबंध है, इसी प्रकार संबंधित हैं। किस प्रकार संबंधित है ये, कोचीन जो है वो केरल तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोचीन। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोचीन 87। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि तटीय क्षेत्र दिया हुआ है, मुंबई और कोलकाता का मंगलोर दिया है, कोलकाता का दिया है मैंगलोर, और कोलकाता और मैंगलोर का हो जाएगा कोचीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 88 का क्या दिया है, देखिए इसमें भी लुप्त संख्या देखना है। लुप्त संख्या कैसे है, सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना दिया है, एक त्रिभुज है, इसमें 8 है, फिर रेक्टेंगल में 65 है, 9 है। तो इसको कैसे आपको करना है कि जो रेक्टेंगल में दिया है 65, ये आपका 65 आ जाइए तीनों संख्याओं से मिला के। तो इसका 88 जो क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए तो इसका 8 है और 7 है, और 8 और 7 का जो इंटू कर लेना है, और 8 7 और इसमें जो 9 है जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा आपका। इसी तरह जैसे ये है 10 है और 3 है और 8 है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 8 और 3 का गुणा कर देंगे, 8 त्रिक 24, और 24 और 10 प्लस 10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, हाँ चलिए यही आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34। जैसे इनका आपने देखा 8 सत्ते 56, 56 और प्लस 9, टोटल आ गया आपका 65। इसी तरह 8 और 3 का गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, 24 और प्लस 10 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 32। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है 32, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका मैंने ऑप्शन आपको गलत बता दिया है, तो इसका जो 32 मैंने गलत बताया, 8 24 10 34 होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 34। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो मिस्टेक मेरी हो गई थी बोलने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। I, J, K, L और M 5 दोस्त हैं।
तो के की आय एल की आय से ज़्यादा है किंतु एम की आय से कम है, जे की आय सबसे कम है और आई की आय के की आय से कम है। तो किसकी आय सबसे अधिक है बताना है, ठीक है। तो किसकी आय सबसे, पहले आप देख लीजिए सबसे कम किसकी है। तो सबसे अधिक किसकी बता रहा है इसमें, आय सबसे अधिक है, किसकी आय सबसे अधिक है। तो आई जे के एल एम 5 दोस्त हैं। के की आय एल की आय से अधिक है, के की आय एल की आय से अधिक है। तो एल नीचे के ऊपर। तो इसमें जो आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसके जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी एम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से कटने के लिए कुछ संख्या में शर्तें थी। उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काट दिया। उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की। वह 25 मिनट में कितने थान काट लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है प्रत्येक थान को समान लंबाई 11 टुकड़ों में बांटा गया है और कुल 10 कट लगाना है इसमें। तो 1 मिनट में अगर 1 मिनट में काटे गए थानों की संख्या अगर कितनी है 50, 1 मिनट में वो अगर 50 प्रति मिनट के हिसाब से वो कितना 50 कट करता है, तो वह 25 मिनट में कितने थान काट लेगा। और इसमें 10 कट लगाना है, 50 उसको प्रति मिनट में निकला तो 50/10 तो बता रहे कितना आ जाएगा 50/10 बराबर हो जाएगा 5। तो 25 मिनट में काटे गए थानों की संख्या कितना हो जाएगा 25 गुणे 5 तो 125, 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो 25 मिनट में दर्जी कितना 125 थान कपड़ा काट लेगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से सुमेलित नहीं है। अन्य से सुमेलित कौन सा नहीं है। CHM DIN LPU KOT। 91 का क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं DIN, तो इसमें आपका क्या कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों मिल रहे हैं। LPU है, इसमें भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स दोनों मिल रहे हैं। KOT इसमें भी दोनों कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिल रहे हैं। और जो आपका CHM है कि इसमें आपका वॉवेल्स एक भी नहीं है, ये टोटल कॉन्सोनेंट दिया है। तो यही आपसे डिफरेंट है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह विचार की भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा, यशवंत सिन्हा द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा या फिर मनमोहन सिंह के द्वारा। तो इस 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इसमें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है, किनको मिला है, जो 1998 में अमर्त्य सेन थे उनको क्या मिला है, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें। तो इन्होंने ये व्यक्त किया था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से ज़्यादा ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है ताज निकलने की अवस्था, कल्ले निकलने की अवस्था, बूट अवस्था, संधि की अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था क्या हो जाएगी। इसमें हो जाएगा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ताज निकलने की अवस्था। ठीक है, ताज निकलने की जो अवस्था होती है वो गेहूं के लिए बहुत ही आवश्यक सिंचाई होती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शैक्षिक
तो इसका क्या हो जाएगा, 1 सितंबर 94 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। और फिर नेक्स्ट दिया है, यह भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन कौन सी इसमें सही है, 94। तो इसमें जो 1 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, ये बात भी सही है। और यह भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, इसकी स्थापना 1961 में हुई, ये बात भी सही है। तो जब दोनों सही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो निष्पादन बजट की जो अवधारणा ली गई है कहाँ से ली गई है, ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है आपके यूएसए से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट दिया है, मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है। तो उपरयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, 96। तो जो मुद्रास्फीति है, ये मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, ये बात तो सही है। और जो मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है, ये बात गलत, क्योंकि मुद्रास्फीति से बांड धारकों को लाभ नहीं हानि होती है, ठीक है। तो ये बात आपकी सही है और ये बात आपकी गलत है। तो इसमें से हो जाएगा केवल 1, राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। नेक्स्ट है, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही, उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है ये बताना है आपको, ठीक है। कौन सा गलत है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ 97 का हो जाएगा। ये बात इसमें गलत बताना है, इसमें दोनों गलत हैं, ठीक है, 1 और 2 दोनों, 97 दोनों गलत है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है फरवरी 2005 में, या फिर फरवरी 2006 में, या फिर मई 2007 में, या फिर अप्रैल 2010 में। तो कौशल विकास जो पहल है क्रियाशील कब हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हुआ है आपका मई 2007 में। कौशल विकास जो पहल है ये मई 2007 में क्रियाशील हुआ, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह, राजनाथ सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो अध्यक्षता पर जो 8 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की गई है, किसके विचार पर की गई है। तो ये रामनाथ कोविंद जो कि अपने पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। पेपर गोल्ड पद का आशय है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF का विशेष आहरण अधिकार SDR द्वारा, या फिर विशेष निर्वाह अधिकार, या फिर सोने से जुड़ी मुद्राएं, या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पेपर गोल्ड का पद है ये इसका आशय किससे है,
तो इसका आशय है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विशेष आहरण अधिकार SDR से, ठीक है, पेपर गोल्ड मुद्रा कोष से संबंधित है ये। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज हमने किए टोटल 100 क्वेश्चन तक, और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और आपके जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस अवश्य करें, जिससे आपके जो भी नोटिफिकेशन है हम यहाँ सेंड करते ही आपको तुरंत सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अपने कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।